स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। जैसे आपको पता है कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए जो है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में लिखे हुए सारे टॉपिक को यहाँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए जुड़े हैं। इस सीरीज में हमने भारतवर्ष जो एक टॉपिक था आपका यूनिट 1 जो है आपकी एमपीपीएससी के प्रीलिम्स की, उसका कवर किया है। आज हम दूसरा टॉपिक उसी का जो है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, जो इंडिया का एंशियंट नॉलेज था, है ना, इसको हम देखेंगे। ठीक है, और इसको हम जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि भारतवर्ष, उसमें जब हमने पढ़ा था तो उसके एमसीक्यू भी साथ में हमने कवर किए थे। तो इस लेक्चर में भी हम उसके साथ सारे एमसीक्यू को कवर करते हुए चलेंगे। ये जो पीडीएफ है आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, जिसकी मैं लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में आखिर आपको पढ़ना क्या है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा में मुख्य रूप से भारतीयों के जो ज्ञान थे, कैसे किस तरीके के ज्ञान भारतीयों ने प्राप्त किए थे। जैसे आप देखें कि मैथमेटिक्स में, गणित में उनका बहुत बड़ा बोलबाला था, जिसमें आर्यभट्ट और बहारामीर जैसे साइंटिस्टों के नाम आते हैं। जब आप मेडिकल साइंस की बात करते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में बात करते हैं, तो जहां चरक और सुश्रत, जीवक जैसे नाम हमें देखने को मिलते हैं। जब हम स्पिरिचुअल अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म के साथ हम दर्शन को भी अगर उसमें जोड़ लें, फिलॉसफी को, तो इसमें भी हमें कई सारे नाम देखने को मिलते हैं जिन्होंने जो षड दर्शन है हमारे भारतीय दर्शन, इनका प्रतिपादन किया, जिसमें कपिल मुनि है, ऋषि गौतम है, कणाद है, वशिष्ठ हैं। ऐसे कई सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद कला और साहित्य में भी कुछ हमें नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्य अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा रचित है, उसकी बात हम करेंगे। जहां हम देखें कि कालिदास का महाकाव्य बहुत प्रचलित है, हम उसकी बात करेंगे, है ना। कला साहित्य के अंतर्गत हम जब देखते हैं तो हम महर्षि पाणिनि की बात करते हैं, है ना, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की, जो व्याकरण से संबंधित है। तो ऐसी कई सारी चीजें जो भारतीय परंपरा में थी, जो कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान को दर्शाने की कोशिश करती है, उनको हम यहां देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भारतीय ज्ञान की जब बात हो रही है तो शिक्षा के बिना ज्ञान अधूरा है। तो इसमें हम साथ में यह भी देखेंगे कि किस तरीके से प्राचीन भारत में जो, अब यहां परंपरा को देखना है ना, ज्ञान की परंपरा, तो ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा क्या थी, तो शिक्षा किस तरीके से प्राप्त की जाती थी, इसको हम देखेंगे। क्या ट्रेडिशन था, तो हम देखेंगे ब्राह्मण के लिए शिक्षा के क्या अधिकार थे, वैश्यों के लिए क्या अधिकार थे, क्षत्रियों के लिए क्या अधिकार थे, शूद्रों के लिए क्या अधिकार थे, महिलाओं की शिक्षा संबंधित क्या व्यवस्था थी, किस तरीके से जनेऊ धारण करते थे, उपनयन संस्कार क्या होता था, क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद ही जो है शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। तो इन सभी चीजों की हम जो चर्चा है भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हम करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस पे भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हमारा जो अभी फोकस है, प्राइमरी फोकस है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है ना। तो जब मेंस की क्लासेस होंगी तो उसका लेवल डिस्कशन का अलग होता है। बहरहाल जहां जहां हिंट करता जाऊंगा मैं, जहां जहां जरूरत होगी तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये मेंस के लिए भी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, अगर मेरे दिमाग में उस समय आया तो। ठीक है, बाकी मेरा जो प्राइमरी फोकस होगा वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स पर ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं इसको। जैसा मैंने आपको एक और चीज बता दूं कि पिछली क्लास में बताया था कि आप एमपीपीएससी के सिलेबस में लिखे हुए सारे जो वर्ड है उनके बारे में जानकारी रखेंगे। अगर आप उनके बारे में जानकारी रखते हैं तो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि लगातार मैंने इस चीज को एनालिसिस किया है कि एमपीपीएससी ने पिछले 5 सालों के, अगर मैं पेपर देखता हूं, लेटेस्ट ट्रेंड की हम बात करते हैं 2020 से लेकर 24 तक, तो एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पूछा है। पहले भी नहीं पूछती थी, लेकिन अभी रिसेंट की बात कर रहा हूं। तो जो सिलेबस है उसके हर पहलू के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और सिलेबस में लिखे हुए हर शब्द के बारे में आपको पहली दूसरी लेयर की जानकारी होनी चाहिए, जो मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका। यहां पहली दूसरी लेयर से मतलब यह होता है कि आपको बहुत गहराई में जाके चीजों को नहीं पढ़ना है, बट उस टॉपिक के सतही चीजों को आपको आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहां हमारी कोशिश रहेगी पहली दूसरी, और हम कहीं कहीं तीसरी लेयर में भी जाने की कोशिश करेंगे, ताकि, क्योंकि देखिए टीचर का क्या होता है कि वो कोशिश करता है कि वो जो डिलीवर कर रहा है उस पेरीफेरी में बच्चे को सारी चीजें बन जाए, है ना। और जो एग्जामिनर सवाल बनाना है, तो शायद मैं कोशिश करूंगा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से अगर कोई सवाल आ रहा है तो मेरे पढ़ाई हुए में से सवाल आए, है ना। तो थोड़ा सा मैंने अपने आप को एक्सपांड किया है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिए, बस थोड़ा सा किया है, बहुत ज्यादा नहीं किया है। बाकी आसान क्वेश्चन आते हैं। आप
आसानी से इनको पढ़ते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में एक इंट्रोडक्शन टाइप का है, ये प्रीलिम्स में आपके काम का नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए क्योंकि टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो एक इंट्रोडक्शन टाइप का भूमिका जरूरी होती है। तो यहां लिख बात कर रहा है कि प्राचीन भारतीय जो ज्ञान परंपरा है अपने आप में विश्व की सबसे पुरानी और समृद्ध ज्ञान प्रणाली है। इससे कोई नई बात नहीं है, आप सब जानते ही हैं, और जिसका प्रभाव सदियों से मानव सभ्यता से पड़ रहा है ना। तो निश्चित तौर पे भारतीय ज्ञान परंपरा समृद्ध और बेहतर ज्ञान परंपरा थी प्राचीन समय में, और जो आज तक जो है मानव को उस ज्ञान का जो है फायदा हमें मिलता हुआ दिख रहा है। यहां हम देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो हमने ज्योतिष खगोल शास्त्र में काफी उन्नति की। यहाँ दर्शन के क्षेत्र में हमारे षट दर्शन है। चिकित्सा में जैसे मैंने आपको नाम लिए चरक, जीवक, सुश्रुत, है ना। गणित के क्षेत्र में हम आर्यभट्ट का नाम लेते हैं, बारहमीर का नाम लेते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में कई सारे नाम आते हैं जो दर्शन के क्षेत्र में भी प्रबल होते हैं, है ना। तो इन सब क्षेत्रों में भारत का जो ज्ञान है वो समृद्ध रहा है ना। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन था। यहां से सवाल नहीं आएंगे, सवाल यहां से आते हैं। देखिए पहला सवाल तो यहां से ये आएगा कि भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसमें हमें जो वेदों से ज्ञान मिलता है, तो वेद कितने हैं? तो 4 प्रकार के वेद होते हैं। पहली चीज आपको याद रखनी है, 4 प्रकार के वेद होते हैं, और जिसमें ऋग्वेद जो है, जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। देखिए मैं एक चीज और बता दूं कि एमपीपीएससी ने जो अपना सिलेबस लिखा है उसमें बहुत सारी चीजें जबरदस्ती लिख दी गई है, ओवरलैप करती है। जब मैं वैदिक समाज और वैदिक सोसाइटी पढ़ाता हूं, वो तैयारी कराता हूं, तो एमपीपीएससी में पहली यूनिट में लिखी हुई लगभग 30 से 40 या मैं कहूं 50% जो टॉपिक है वो अपने आप ही कवर हो जाते हैं। लेकिन अब वो अलग अलग एमपीपीएससी ने लिख दिया है, स्कैटर्ड करके हम नहीं पढ़ सकते हैं। जब हम प्राचीन भारतीय परंपरागत ज्ञान को पढ़ेंगे तो वेद तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान का जरिया होते हैं, तो इनको छोड़ नहीं सकते। लेकिन एमपीपीएससी ने ऋग्वेद वेद को जो है अलग से भी लिखा है, उपनिषद को भी अलग से भी लिखा है। तो उपनिषद पर, वेद पर हमारे अलग से डेडिकेटेड लेक्चर भी होंगे, बट हम ज्ञान को जानने के कंटेक्स्ट में, जो हमारा भारतीय ज्ञान है उनको जानने के कंटेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा रेफरेंस लेते चलेंगे इन वेदों का, बस। ठीक है, इस बात को याद रखिए। तो यहां जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वेदों के बारे में बहुत सीमित इंफॉर्मेशन होगी, बट जब प्रॉपर ऋग्वेद का जो लेक्चर होगा, यजुर्वेद का होगा, सामवेद का होगा, या जो वेदों और उपनिषद का लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे वेद की। ठीक है, तो यहां क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें 1028 सूक्त है ना, और जिसका ज्ञान मुख्य रूप से प्रकृति के विभिन्न देवताओं की स्तुति में केंद्रित है ना। तो जिनका उपयोग प्रकृति के देवताओं की स्तुति के लिए किया जाता है। तो जो सूक्त है इनको कहीं कहीं भजन भी बोलते हैं। ठीक है, इनको भजन भी कहा जाता है। उसके बाद एक आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो संबंध है वो यज्ञ और अनुष्ठानों से होता है, ये चीज याद रखिए। यहां से प्रश्न आते हैं, एमपीपीएससी बहुत ही साधारण स्तर के प्रश्न पूछता है। वो कुछ नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा यजुर्वेद किससे संबंधित है। ऑप्शन दे देगा 4 कि विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित है, यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित है, संगीत कला से संबंधित है, तांत्रिक विद्या से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या किससे संबंधित है, यज्ञ और अनुष्ठान से। ठीक है, और इसमें वैदिक कर्म कांडों के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब आती है सामवेद। तो सामवेद जो है इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद है। और सामवेद में मंत्रों के गायन और संगीत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक ये चीज याद रखना है। फिर आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है वो लौकिक वेद माना जाता है। इन सभी वेदों में इसको हम लौकिक वेद के रूप में देखते हैं। इसमें जादुई और तांत्रिक अनुष्ठानों, चिकित्सा, सामाजिक जीवन के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं जादुई और तांत्रिक अनुष्ठानों, चिकित्सा और सामाजिक जीवन के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि इन वेदों में किस तरीके की बातें की गई है या इन वेदों का नेचर क्या है। फिर है यहां, इन सब वेदों से हमें ज्ञान मिलता है ना प्राचीन भारत में, हाँ, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। फिर है वेदांग। वेदांग क्या है? वेद के अंग जो है उनको वेदांग कहा गया है। इसका आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वेदों की समझ को गहन करने के लिए 6 अंगों का वर्णन किया गया है। तो देखिए वेद जो थे उनकी भाषा आम जनों के लिए थोड़ी क्लिष्ट मानी जाती थी, तो वेदों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए वेदांगों का सृजन किया गया। और वेदांग जो है, वेद में लिखी हुई बातें आम जनता को बेहतर तरीके से आसानी से समझ में आ सके, इसलिए वेदांगों का निर्माण किया गया। और इसके 6 अंग हैं
और इसमें है शिक्षा जो ध्वनि से संबंधित है, फिर एक कल्प है जो विधि से संबंधित है, फिर व्याकरण है, निरुक्त है, निरुक्त जो है शब्द की व्याख्या से संबंधित है, छंद है और ज्योतिष शास्त्र है। और ज्योतिष शास्त्र जो है वो खगोल शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये 6 अंग है, 6 अंगों के नाम याद रखना है, साथ में किसका संबंध किससे है इसको भी देखना है, जैसे शिक्षा, ध्वनि, कल्प, विधि, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, इन सबको आप याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद हमें दूसरा जो ज्ञान मिलता है प्राचीन भारत में, वो मिलता है दर्शन से, छठ दर्शन से। तो 6 प्रकार के हमने दर्शन देखे जाते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में। और दर्शन कौन कौन से हैं? पहला जो है हम उसको सांख्य दर्शन के रूप नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना किसने की? महर्षि कपिल मुनि ने इसकी स्थापना की। तो सांख्य दर्शन किसके द्वारा रचा गया? महर्षि कपिल मुनि। यहां ये द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी मतलब दो सत्ताओं को मानता है, दो प्रकार की सत्ताओं को मानता है। ये प्रकृति और पुरुष दो प्रकार की सत्ताओं को स्वीकार करता है। तो प्रकृति और पुरुष, पुरुष मतलब चेतना, प्रकृति मतलब नेचर, है ना, नेचर मतलब एक विराट ईश्वर को उसने प्रकृति कहा है और आत्मा को उसने चेतना कहा है, और दोनों सत्ताओं को माना है और दोनों को अलग अलग माना है। और दोनों को अलग अलग मानने के लिए कारण ही इसका नेचर कैसा होता है? द्वैतवादी। तो सांख्य दर्शन यहां इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखने के लिए कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? महर्षि कपिल मुनि ने। सांख्य दर्शन का नेचर क्या है? तो द्वैतवादी नेचर है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष को अलग अलग मानता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण दर्शन जो है योग है, और योग किसके द्वारा रचा गया? महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र की रचना की गई। तो आपसे पूछे कि योग सूत्र की रचना किसने की है? महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है। ठीक है, और योग दर्शन का प्रतिपादन भी जो है महर्षि पतंजलि ने किया है। योग क्या करता है? यह शारीरिक शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन पर आधारित है। ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन पर आधारित है योग। फिर आता है एक न्याय दर्शन। तो जो न्याय दर्शन है इसके प्रतिपादक का नाम याद रखना है, तो ऋषि अक्षपाद गौतम। तो ऋषि अक्षपाद गौतम ने जो है न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया है। ठीक है, जो तर्क और प्रमाण में बिलीव करता है। तो न्याय जो है, न्याय जैसे आप देखें आज जुडिशियल सिस्टम है हमारा, वो किस में बिलीव करता है? वो तर्क और प्रमाणों में बिलीव करता है। तो तर्क और प्रमाणों में बिलीव करने वाला सिस्टम क्या है? न्याय दर्शन है। बट आज मैं आपको बता दूं कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो स्टैच्यू होता था, जो कानून का स्टैच्यू था जिसके हाथ में तलवार हुआ करती थी और जो जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई हुआ करती थी ना, उसको बदल दिया है। और उन्होंने एक देवी की प्रतिमा को स्थापित किया है जो आंख खोले हुए है और जिनके हाथ में शायद तलवार की जगह कोई और फूल वगैरह रखा हुआ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी अपने एप्टीट्यूड को चेंज कर रहा है लोगों को देखने के लिए। वो कह रहा है कि कानून अंधा नहीं है, वो कानून के बियॉन्ड जाकर बात करता है। और कानून में लिखी, सुप्रीम कोर्ट ने और कई हाई कोर्टों ने बार बार इस बात को आइडेंटिफाई किया है और इस बात को समझा है, इस बात को जाना है, रिकॉग्नाइज किया है, इस बात को महत्व दिया है कि कानून के बाहर जो है जाकर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट काम कर सकते हैं। कानून के बाहर जाने का मतलब यह नहीं कि उनकी मर्जी में जो आए वो कर सकते हैं, बल्कि मानवता के हित में, सोसाइटी के हित में जो है वो सब कर सकते हैं जो कानून में नहीं भी वर्णित है ना। तो बस न्याय की बात आ गई, इसलिए मैंने कहा। तो न्याय में तर्क और प्रमाण का उपयोग होता है। तो तर्क और प्रमाण कहां से आ रहे हैं? न्याय दर्शन से निकलते हैं। और इसके प्रतिपादक कौन है? ऋषि अक्षपाद गौतम। ठीक है, यहां से सवाल आएगा। ठीक है, फिर है एक वैशेषिक धर्म। तो वैशेषिक धर्म के प्रतिपादक है ऋषि कणाद। ऋषि कणाद मुनि के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है आणविक सिद्धांत या अणु सिद्धांत का जिक्र मिलता है। आणविक या अणु सिद्धांत का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो मोटा मोटी ये 4 मैंने आपको बताए छठ दर्शन में। तो चारों में एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल मुनि द्वैतवादी दर्शन है, प्रकृति और पुरुष को अलग अलग मानता है। योग पतंजलि द्वारा रचित है और जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन पर आधारित है। न्याय दर्शन जो है वो तर्क और प्रमाण पर आधारित है। ऋषि अक्षपाद गौतम ने इसको प्रतिपादित किया है। वैशेषिक कणाद मुनि ने इसको प्रतिपादित किया है और ये अणु सिद्धांत पर बेस्ड है। ये आपकी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा 2 और दर्शन है, 6 दर्शन है तो 2 और है। तो यह है मीमांसा दर्शन।
एक उत्तर मीमांसा भी होता है और एक मीमांसा होता है। तो मीमांसा उत्तर मीमांसा बना के 6 दर्शन बनते हैं। तो मीमांसा दर्शन जो है महर्षि जैमिनी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, महर्षि जैमिनी। और ये क्या करता है, ये वेदों की जो कर्मकांड परंपरा है और वेदों के वास्तविक अर्थ पर आधारित है। तो ये वेदों के वास्तविक अर्थ और कर्मकांड परंपरा पर बेस्ड है मीमांसा दर्शन। और फिर है अंत में वेदांत आता है। वेदांत जो है आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष के विषयों पर विचार किया गया है। तो वेदांत के अंदर आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष के विषयों पर विचार किया गया है। और इसके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है उपनिषद हैं। उपनिषद के माध्यम से ही जो है वेदांत को समझा जाता है। ठीक है, तो ये जो 6 दर्शन है जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम देखें गणित के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय प्राचीन समय में किस प्रकार का ज्ञान हमारे पास उपलब्ध था। तो गणित और शून्य की जब हम बात करते हैं तो भारतीयों ने गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा दी। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि शून्य की अवधारणा किसने दी? आर्यभट्ट ने दी। लेकिन इस अवधारणा को एग्जैक्टली संख्या के रूप में स्थापित किया शून्य को, वो किया ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त, आप नाम याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्त ने जो है वो शून्य को संख्या के रूप में पूरी तरह से स्थापित किया। 5वीं सेंचुरी में आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार कर रहे थे और 6वीं शताब्दी में जो ब्रह्मगुप्त है उस शून्य को संख्या के रूप में स्थापित कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा दी, उसके साथ ही दशमलव पद्धति का विकास किया। तो दशमलव पद्धति का विकास और शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। भास्कराचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ने बीजगणित और त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए प्रीलिम्स में बिल्कुल सीधे सीधे यही सवाल आएंगे आपके, कुछ नहीं आता प्रीलिम्स में, यही सवाल आएंगे सीधे, ये लाइनें आएंगी सीधी। भास्कराचार्य नाम याद रखिए, बीजगणित और त्रिकोणमिति के लिए इनका नाम बहुत पॉपुलर है, भास्कराचार्य। ठीक है, आर्यभट्ट, शून्य की अवधारणा और दशमलव पद्धति। ठीक है, ज्योतिष की अगर बात करें, भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा में ज्योतिष की अगर बात करें तो इसमें सूर्य सिद्धांत एक ग्रंथ है, जो सूर्य सिद्धांत एक ग्रंथ है जो ज्योतिष से संबंधित है। तो पहली चीज आपको इसमें याद रखनी कि सूर्य सिद्धांत जो ग्रंथ है वो ज्योतिष से संबंधित है। दूसरा ऑटोमेटिक सवाल बनता है कि सूर्य सिद्धांत लिखा किसके द्वारा गया है। तो यहां एक ट्रिक है कि सूर्य सिद्धांत जो है 3 लोगों के द्वारा लिखा गया। वैसे तो पहला जो सूर्य सिद्धांत है वो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है ना। और इस सूर्य सिद्धांत के अंतर्गत जो है ग्रंथों में ग्रहों, तारों और सूर्य की गति का सटीक वर्णन मिलता है। तो हम कहें कि कॉपरनिकस से पहले भी, काफी समय पहले, 1200 साल पहले जो है हमारे स्क्रिप्चर में जो सूर्य सिद्धांत नाम का हमारा जो स्क्रिप्चर था जो आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया था, उसमें तारों और सूर्य ग्रहों की गति का जो है सटीक वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, आर्यभट्ट ने ग्रहों की खगोलीय व्याख्या की। तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो मैं आपको बता रहा था ये सूर्य सिद्धांत के बारे में। तो एक सूर्य सिद्धांत है जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है, एक और सूर्य सिद्धांत है जो बरहामीर द्वारा लिखा गया है, एक सूर्य सिद्धांत। और एक और सूर्य सिद्धांत है वो अभी शायद आगे आएगा, वो किसी और के द्वारा लिखा गया है, लेकिन कम से कम 2 नाम जरूर आप याद रखेंगे कि आर्यभट्ट और बरहामीर, इनके द्वारा सूर्य सिद्धांत लिखा गया है। और सूर्य सिद्धांत में जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इस बात को बताया गया है। तो सूर्य सिद्धांत में क्या बताया गया है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यह सूर्य सिद्धांत में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यह बात याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आर्यभट्ट ने 4th सेंचुरी के अंत में और 5वीं शताब्दी की शुरुआत में सूर्य सिद्धांत नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा। तो इसकी भाषा कौन सी थी? सिद्धांत की, सूर्य सिद्धांत की संस्कृत भाषा थी। आर्यभट्ट ने कॉपरनिकस से पहले इस सिद्धांत को स्थापित किया कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत की व्याख्या की, जिसके मुताबिक पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये वैदिक विज्ञान में है। अब महान, देखिए ये लाइन आ गई है उसमें, है ना। महान खगोल शास्त्री जो है बरहामीर, जिनका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, खगोल शास्त्री। तो बरहामीर का संबंध किससे है? खगोल शास्त्री हैं। बरहामीर क्या है? खगोल शास्त्री हैं। और इन्होंने भी सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। तो एक सूर्य सिद्धांत देखिए किसने लिखा है
और दूसरा सूर्य सिद्धांत देखिए किसने लिखा है ना। तो एक जो सूर्य सिद्धांत है वो बरहमीर द्वारा रचित है और एक सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा रचित है। और इस ग्रंथ में उन्होंने मंगल के अर्धव्यास का उल्लेख किया है। तो आपसे कोई पूछे कि मंगल के अर्धव्यास का उल्लेख जो है कौन से सूर्य सिद्धांत में किया गया है, तो बरहमीर वाला जो सूर्य सिद्धांत है ना इसमें किया गया है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसको फिर से आप देख लीजिए एक बार कि सूर्य की गति, ग्रहों तारों और सूर्य की गति का वर्णन कहां मिलता है, तो ये वाला जो सूर्य सिद्धांत है आर्यभट्ट वाला, इसमें हमें देखने को मिलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये कहां देखने को मिलता है, तो आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत में देखने को मिलता है ना। तो इन बातों को आप याद रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, एक जो सूर्य सिद्धांत है वो देखिए, ये नाम आ गया, रामचंद्र पांडे ने भी लिखा है ना। तो एक रामचंद्र पांडे जी हैं, उन्होंने भी एक सूर्य सिद्धांत लिखा है। तो सूर्य सिद्धांत 3 लोगों द्वारा लिखा गया है, तीनों के नाम याद रखेंगे, आर्यभट्ट, बरहमीर और रामचंद्र पांडे। ठीक है, अब हम आयुर्वेद विज्ञान की बात करें प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत में आयुर्वेद में शरीर, मन, आत्मा के संतुलन के सिद्धांतों को विकसित किया गया है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का गहन वर्णन है। तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है, प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ये याद रखनी है। इसमें आगे डिटेल करते हैं, इसको देखते हैं कि आयुर्वेद के दो प्रमुख ग्रंथ कौन है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। तो चरक संहिता किसने लिखी है, चरक ने लिखी है, और सुश्रुत संहिता ऋषि सुश्रुत द्वारा लिखी गई है। तो चरक संहिता में जो है 600 से अधिक औषधियों का वर्णन मिलता है। तो 600 से अधिक औषधियों का वर्णन हमें कहां मिलता है, चरक संहिता में। इनमें रोगों की पहचान और उपचार के तरीकों का वर्णन किया गया है। रोगों की पहचान और उपचारों का वर्णन किया गया है कहां, चरक संहिता के अंतर्गत। जो सुश्रुत संहिता है उसको शल्य चिकित्सा भी कहते हैं, या जो आप सर्जरी की बात करते हैं ना, प्लास्टिक सर्जरी, उसकी शुरुआत यहां से मानी जाती है। तो सुश्रुत को शल्य चिकित्सा या सर्जरी का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। सुश्रुत शल्य चिकित्सा, सा याद रखिए, सुश्रुत शल्य चिकित्सा और सर्जरी याद रखिए, है ना, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। चरक नहीं है, शल्य चिकित्सा और सर्जरी से संबंधित चरक नहीं है, चरक आयुर्वेद से संबंधित है, और सुश्रुत जो है वो प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित है। और इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और आंखों की शल्य चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। तो सुश्रुत और चरक में अंतर कीजिएगा, एग्जाम में जाके कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो अपने हिसाब से इनको किस तरीके से आपको रिमेंबर करना है करिएगा, लेकिन इन दोनों में अंतर कीजिएगा। त्रिदोष सिद्धांत, तो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो 3 त्रिदोष सिद्धांत में कौन कौन आता है, इनको याद रखें, वात, पित्त और कफ। इसके आधार पर चिकित्सा की जाती थी प्राचीन समय में, और स्वास्थ्य और रोगों दोनों के मूल सिद्धांत के रूप में देखा जाता था कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका कारण भी होता था वात, पित्त और कफ, और कोई व्यक्ति अस्वस्थ है उसका कारण भी जो है वात, पित्त और कफ होता था। तो ये है त्रिदोष सिद्धांत। ठीक, जो आज भी उतना ही रिलेवेंट है, आज भी इसकी रिलेवेंसी कम नहीं हुई है। ठीक है, आगे देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में क्या देखने को मिलता है हमें, तो जैसे चरक के बारे में है, तो चरक के बारे में देख लेते हैं। चरक आयुर्वेद के महान आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, और उनकी रचना है चरक संहिता। आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है, आयुर्वेद से, इसको याद रखिएगा। इस चिकित्सा में रोगों की पहचान और उपचार से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें चरक ने शरीर, रोग और औषधि चिकित्सा सिद्धांतों पर गहन अध्ययन किया है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सुश्रुत का नाम आता है यहाँ, और सुश्रुत के बारे में क्या लिखा है कि इसको शल्य चिकित्सा और सर्जरी का जनक माना जाता है। उन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की है, जिसमें शल्य चिकित्सा की तकनीकें और प्रक्रियाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है, और इसमें प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद जैसी जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। तो प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद कहां मिलती है, सुश्रुत संहिता के अंतर्गत देखने को मिलती है। चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है, सुश्रुत संहिता जो है प्लास्टिक सर्जरी, आंखों के नेत्रों के उपचार, मोतियाबिंद जैसी चीजों से संबंधित है ना, इनको याद रखिए। ठीक है, फिर एक नाम आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बाघभट्ट। बाघभट्ट का नाम आता है। तो बाघभट्ट की 2 बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एक है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह
किसकी रचना है? पहला सवाल बनेगा बाघभट्ट की रचना है। ये रचनाएं किससे संबंधित है? तो ये आयुर्वेद के सिद्धांतों और चिकित्सा की विधियों से संबंधित है। तो इसमें आयुर्वेद के कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं और चिकित्सा की विधियां दी गई हैं कि किसी रोग का कैसे उपचार किया जाए। ठीक है, ये बाघभट्ट ने लिखी है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, बाघभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हालांकि जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सारी इंपॉर्टेंट ही हैं, बहुत फिल्टर करके निकाली गई हैं, है ना। उसके बाद एक जीवक आते हैं हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में, एक इंपॉर्टेंट नाम है जीवक। देखिए, एक आपको एक फायदा और मिलेगा, जब आप प्राचीन भारत की चिकित्सा के बारे में बात करेंगे तो सारे नाम आपको एक साथ मिल जाएंगे। जब प्राचीन भारत के खगोल शास्त्र और गणित की बात करेंगे तो सारे नाम आपको एक साथ मिल जाएंगे। जब प्राचीन भारत की आध्यात्मिक और ज्ञान परंपरा की बात करेंगे तो आपको षट दर्शन और सारे वेद एक साथ मिल जाएंगे, है ना। कहने का मतलब है कि हमने जो है प्राचीन भारत में ज्ञान किस तरीके से प्राप्त हो रहा था, उसमें जो जो हमारे आविष्कार हुए हैं, जो वैज्ञानिक डेवलपमेंट हुए हैं, उनको एक साथ यहां रखा है आपके सामने। जीवक जो है, तो जीवक जो है बुद्ध के समय के चिकित्सक थे। तो जीवक जो है बुद्ध के समय के चिकित्सक है और तक्षशिला विद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन करने के बाद उन्हें राजवंश में शाही चिकित्सक बने। ठीक है, तो जीवक जो है बुद्ध के समय के हैं और ये जो बिंबिसार के समय जो है बिंबिसार के राजवंश में ये हुआ करते थे। ठीक है, हाँ, जहां तक मुझे याद आ रहा है बिंबिसार के राजवंश में ये जीवक हुआ करते थे। ठीक है, और इन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय से अध्ययन किया है। ठीक है, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है हमारे चिकित्सा शास्त्र से। अब हम कला और साहित्य की बात करते हैं। भारत में कला साहित्य के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो संगीत के क्षेत्र में देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, वो है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सामवेद। संगीत का जो है जनक माना जाता है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का वैदिक काल में विकास हुआ है। सामवेद संगीत के शुरुआती रूप का स्रोत माना जाता है। भारतीय संगीत दो शैलियों में डेवलप हुआ है, एक है हिंदुस्तानी और एक है कर्नाटक संगीत। तो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत भारतीय संगीत की दो शैलियां हैं। काव्य की बात करें तो भारत में जो है महाकाव्य रामायण और महाभारत हमें देखने को मिलते हैं। कालिदास की कृतियां जैसे अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम, उनके नाटक हमें यहां देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद नाट्य शास्त्र की बात करें तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो एक संपूर्ण ग्रंथ है। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र किस किसका है? भरत मुनि का, है ना, जिसके अंदर नाट्य कला, नृत्य, संगीत और अभिनय के सिद्धांतों का विवरण किया गया है। यह विश्व का पहला नाट्य शास्त्र माना जाता है। तो विश्व का पहला नाट्य शास्त्र कौन सा है? नाट्य शास्त्र ही है और भरत मुनि द्वारा इसे रचित किया गया है। इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखेंगे। यहां कालिदास की दो कृतियां भी हमें देखने को मिलती है, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कला और साहित्य से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धर्म और आध्यात्म की जैसे मैं आपसे बात कर चुका हूं कि जो उपनिषद हैं ये जो है धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। ये जो है वेदों के अंतिम भाग के रूप में जाने जाते हैं, है ना, और इसमें आध्यात्मिक ज्ञान का विवेचन है। तो उपनिषदों में क्या है? उपनिषदों में आध्यात्मिक ज्ञान का विवेचन हमें देखने को मिलता है और यहां ब्रह्मा और आत्मा की स्वरूप की व्याख्या की जाती है। ब्रह्मा क्या है और आत्मा क्या है, इसका उत्तर हमें जो है उपनिषद में देखने को मिलता है। जब आपने देखा हो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत संवाद होता था, जैसे गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, यम नचिकेता संवाद, तो एक प्रश्न करता है और एक उत्तर देने वाला है ना, एक जानने वाला है और एक बताने वाला है। तो इस प्रश्न उत्तर शैली में ही जो है उपनिषद ज्यादातर लिखे गए हैं। ठीक है, जो आध्यात्मिक ज्ञान को बताते हैं और जहां ब्रह्मा और आत्मा के स्वरूप की बात की जाती है। ये इनका सिद्धांत अद्वैतवाद, एकता पर आधारित है। तो ज्यादातर जो उपनिषद है वो अद्वैत की बात करते हैं, दो नहीं है, सत्ता एक ही है। और आपको मैं बता दूं कि कई सारे उपनिषदों पर जो है शंकराचार्य जो अद्वैतवाद को स्वीकार करते थे, सभी में एक ही तत्व है ऐसा मानते थे। उन्होंने भी कई उपनिषदों पर जो है भाष्य लिखे हैं। ठीक है, भगवत गीता हमें एक देखने को मिलती है जहां महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। महाभारत में एक पर्व होता है भीष्म पर्व, उसका एक भाग जो है वो भगवत गीता कहलाता है। यह धर्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों पर आधारित है। तो यहां विस्तृत रूप से कृष्ण भगवान
जब युद्ध भूमि में अर्जुन को समझा रहे होते हैं, तब वो धर्म और कर्म की बात उनको स्पेशली बताते हुए नजर आते हैं। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म की बात करें भारतीय ज्ञान परंपरा में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें ग्रंथ देखने को मिलते हैं, है ना। और इनमें अहिंसा, ध्यान और आत्मज्ञान पर बल दिया गया है। ये सब बेसिक जानकारियां हैं, मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये सब डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। भगवत गीता भी, उपनिषद भी और जैन और बौद्ध धर्म भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट यहां भारतीय ज्ञान परंपरा के कंटेक्स्ट में हमें बस थोड़ा थोड़ा देखना है कि आखिर प्राचीन भारत में हमें ज्ञान प्राप्त हो कहां से रहा है। ठीक है, अब राजनीति और अर्थशास्त्र की बात करें, तो राजनीति और अर्थशास्त्र में कौटिल्य का नाम जो है सर्वप्रमुख होता है, जो जिन्होंने जो अर्थशास्त्र नामक साहित्य की रचना की। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य या कौटिल्य ने, जो शासन, युद्ध नीति, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहन विश्लेषण करती है। तो अर्थशास्त्र जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है केवल, ये शासन, युद्ध नीति, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न पहलुओं, सभी आयामों में इस किताब में लिखा गया है। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिसको सप्तांग सिद्धांत के हम नाम से जानते हैं। और इसी अर्थशास्त्र के अंदर दंड नीति का हमें विशेष उल्लेख मिलता है, जो आधुनिक राज्य शास्त्र का आधार बनता है। तो हमारे यहाँ में जो वर्तमान में जो संविधान है और जो हमारी भारतीय न्याय संहिता जो बनाई गई है, उसमें हमने कई सारी चीजें जो प्राचीन हमारा अर्थशास्त्र है उससे ली है। ठीक है, क्योंकि ये जो है अर्थशास्त्र है एक बहुत ही संपूर्ण डॉक्यूमेंट है। ये जो हमारे आधुनिक राज्य शास्त्र है उसका बेस इसने तैयार किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी प्राचीन ज्ञान को देखते हैं। भूगोल और खगोल शास्त्र की बात करें तो थोड़ा हमने देख लिया, इसको और देखते हैं। तो भूगोल और खगोल शास्त्र में आप देखें तो भारत में आप देखें तो भूमि, जलवायु और स्थलाकृति सभी का गहन अध्ययन हुआ है। भारत में जम्मू द्वीप, एक द्वीप के रूप में जम्मू द्वीप की अवधारणा मिलती है देखने को, जो हमने कल के लेक्चर में आपसे डिस्कस भी की थी। ठीक है, और इसी जम्मू द्वीप से के एक खंड के रूप में भारत वर्ष हमें देखने को मिलता है ना। भारत वर्ष को केंद्र में रखकर संपूर्ण पृथ्वी के मानचित्र की परिकल्पना की गई है। ठीक है, खगोल शास्त्र में देखें तो भारतीय विज्ञान खगोल शास्त्र में अत्यधिक निपुण थे। आर्यभट्ट ने, देखिए फिर से मैथ में और खगोल शास्त्र में दोनों में आर्यभट्ट का नाम आता है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गोलाई का सही अनुमान लगाया और यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जो मैं आपको बता रहा था कि आर्यभट्ट ने ये कहां पता लगाया, ये सब बातें लिखी हुई हैं आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत में। और सूर्य सिद्धांत में उन्होंने पृथ्वी की गोलाई का सही पता लगाया और कहा कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर भ्रमण कर रही है, घूम रही है ना। पृथ्वी अपनी भ्रमण नहीं कहेंगे उसको, अपनी रोटेट कर रही है अपनी ही एक्सिस पे। ठीक है, ये किसने बोला? आर्यभट्ट ने बोला था। ठीक है, तो ये मैथ में और खगोल शास्त्र में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद भाषा शास्त्र की बात करें हम, तो भाषा शास्त्र में हमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम देखने को मिलता है, वो है महर्षि पाणिनि का, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण की पुस्तक लिखी। तो महर्षि पाणिनि ने कौन सी बुक की रचना की? अष्टाध्यायी, जो किससे संबंधित है? जो व्याकरण ग्रामर से संबंधित है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा की व्याकरण संरचना को बताती है ना, ये याद रखना है। पाणिनि का व्याकरण शास्त्र आज भी भाषा शास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों में गिना जाता है ना। तो इसकी रिलेवेंसी आज भी है, ये बताने की यहाँ कोशिश हो रही है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष के तौर पे बताया है यहाँ पे कि भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा में विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शन, राजनीति, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शन, राजनीति, कला, सभी क्षेत्रों में जो है अनूठा योगदान दिया है। यह परंपरा विश्व को शून्य दशमलव प्रणाली, सर्जरी, गहन दार्शनिक सिद्धांत, महान उपलब्धियां प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। इस ज्ञान परंपरा का प्रभाव आज भी आधुनिक समाज पर व्यापक रूप से देखने को मिलता है ना। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। इसमें एक छोटी चीज रह गई है शिक्षा के बारे में, तो उसको भी हम लगे हाथ दे ही लेते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा की, इस स्लाइड में मैं उसको ऐड नहीं कर पाया हूं, मैं आपको यहां बता देता हूं कि शिक्षा का आरंभ कैसे होता था। तो आप देखें कि एक मिनट, है ना। तो हम अगर बात करें प्राचीन भारत में शिक्षा, तो शिक्षा का आरंभ जो है प्राचीन भारत में वो एक प्रक्रिया के बाद होता था, जिसको हम बोलते थे उपनयन संस्कार। तो पहले व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता था, पहले व्यक्ति का जो है उपनयन संस्कार होता था। ठीक है,
उसके बाद वो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो शिक्षा आरंभ करता था। तो यहां हम देख लेते हैं उपनयन संस्कार। ठीक है, उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा का आरंभ होता था। ये लिखा है उपनयन संस्कार, है ना। शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार के साथ होती थी, जिसमें धार्मिक और सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। जिसे इस संस्कार के तहत बच्चे को यज्ञोपवीत और जनेऊ धारण कराया जाता था। तो यज्ञोपवीत या जनेऊ क्या होता था? जब व्यक्ति का उपनयन संस्कार हो जाता था, उस उपनयन संस्कार के दौरान उसको यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण कराया जाता था, और यह दर्शाता था कि अब वह विद्या प्राप्ति के योग्य हो गया है। ठीक है, यह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को भी यह अधिकार था वैदिक काल में, है ना। उत्तर वैदिक काल में अधिकार नहीं होता है, उनको भी यह अधिकार मिलता है। ठीक ठीक है, यहां देखिए क्या इंफॉर्मेशन है। प्राचीन भारत में यज्ञोपवीत या जनेऊ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य धारण करते थे, उसके धागे का निर्माण विशेष सामग्रियों से होता था। तो ब्राह्मण का अलग धागा होता था, वैश्य का अलग होता था, और क्षत्रिय का अलग धागा होता था। तो उसके धागे से पहचान लिया जाता था कि ये किस वर्ण का व्यक्ति है। ठीक है, यज्ञोपवीत का धागा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता था, है ना। ये सब इंफॉर्मेशन नहीं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत किसका होता था। तो ब्राह्मणों का जो यज्ञोपवीत है, इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ब्राह्मणों का जो यज्ञोपवीत है या जो धागा है, जो आप जनेऊ जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा आपके घर परिवार, या जब आपकी कभी पूजा होती है तो गुरुजी जो होते हैं आजकल के सो कॉल्ड गुरुजी, वो आपको पहनते हुए दिख जाएंगे। तो सूती धागे का होता था या कॉटन, इसको इंग्लिश में बोले कॉटन का होता था, सूती धागे से बना होता था ब्राह्मणों का। ठीक है, तो सूती धागा जो है पवित्रता, सादगी और आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है। ब्राह्मणों का कर्तव्य ज्ञान अर्जन करना और धार्मिक कार्यों में संलग्न होना होता है ना। इसलिए सूती धागा उनके लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो ब्राह्मणों का जो जनेऊ होता था वो सूती धागे का बना होता था। क्षत्रियों का किसका बना होता था? क्षत्रियों का सन का बना होता था, सन या फ्लैक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सन या फ्लैक्स का बना होता था क्षत्रियों का। तो जो सन का धागा है वो शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है, जो क्षत्रियों के कर्तव्यों, युद्ध, शासन, समाज की रक्षा से संबंधित है ना। शक्ति, साहस और नेतृत्व, क्षत्रिय यही काम तो कर रहा होता है, और सन जो है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सन का धागा अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है, जो क्षत्रियों की वीरता और संघर्ष का संकेत देता है। मतलब ये जो डिवीजन था, ये बहुत रैशनल डिवीजन था। ऐसा नहीं था कि मन आया कि तुम जो है ऊन का पहनो और तुम जो है सन का पहनो, है ना, या तुम जो है कपास का पहनो। ऐसा नहीं था, है ना। उसका कुछ लॉजिक था, कुछ कारण था। ठीक है, इसके बाद देखें वैश्यों का। तो वैश्यों का जो है ऊन का होता था, ऊन से बना होता था धागा। यज्ञोपवीत का धागा ऊन से बना होता था, वूल से। ऊनी धागा समृद्धि, व्यापार और कृषि से जुड़ा होता है। वैश्य समाज का मुख्य कार्य आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेना है, इसलिए ऊन का धागा उनके लिए उपयुक्त माना जाता था। ऊन का धागा संपन्नता और व्यापारिक सफलता का प्रतीक है। ठीक है, तो संपन्नता और व्यापारिक सफलता का प्रतीक है, तो निश्चित तौर पर वैश्य वर्ण के लिए ही ये उपयुक्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए ये व्यापारिक सफलता और संपन्नता जैसी चीजें मायने नहीं रखती थी। उसका काम क्षत्रिय का राज्य को सुरक्षा प्रदान करना था, और ब्राह्मण का काम समाज में ज्ञान का संचालन करना था। ठीक है ना। अब देखें, यहां देखिए वो उसी चीज को थोड़ा सा लिख दिया गया है कि ब्राह्मणों का जो सूती यज्ञोपवीत था, सूती धागा था, वो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक था। ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सीधे। इनको मैंने इसलिए देखिए हाईलाइट करके लिख लिया। ये तीनों जो पॉइंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, ब्राह्मणों का जो यज्ञोपवीत था ना, वो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक था। क्षत्रियों का सन का जो था, इनका काय का था? सूती कॉटन का था। इनका फ्लैक्स सन का था, ये शक्ति और साहस का प्रतीक था। और वैश्यों का काय का था? ऊन का था, ऊन का। और ये जो है आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक कौशल का प्रतीक था। ठीक, इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। शिक्षा आरंभ कितने सालों में होती है? तो ब्राह्मणों के बच्चों का जो उपनयन संस्कार है वो 8 वर्ष में आरंभ हो जाता था। ये फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अजीब सा आ गया है, पता नहीं क्या है। तो 8 साल की उम्र में जो है ब्राह्मण का बच्चा जो है उसका उपनयन संस्कार हो जाता था, और वो शिक्षा पाने के लिए रेडी हो जाता था। क्षत्रियों का संस्कार 11 वर्ष की आयु में होता था,
और वैश्यों का जो उपनयन संस्कार है वो 12 वर्ष की आयु में होता था, है ना। इसको याद रखें, ब्राह्मणों का 8 वर्ष, क्षत्रियों का 11 वर्ष और वैश्यों का 12 वर्ष। अब शिक्षा की अवधि की बात करें तो मुख्य तौर पर शिक्षा की जो अवधि थी वो 12 से 20 साल तक चलती थी, ऐसा माना जाता था। इस दौरान विद्यार्थी वेद, शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, गणित, दर्शन, राजनीति और युद्ध कला जैसे विभिन्न विधाओं में निपुण होता था। वो जिस पे इच्छा रखता था, उसका एप्टीट्यूड जो जिस तरीके की शिक्षा प्राप्त करने का था उसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करता था। ऐसा नहीं था कि जोर जबरदस्ती किसी को हमने ब्राह्मण वर्ण में डाल दिया, किसी को क्षत्रिय में डाल दिया, किसी को वैश्य में डाल दिया, किसी को शूद्र में डाल दिया। व्यक्ति का जो अपना एप्टीट्यूड होता था, जो उसका नेचर होता था, उसके अनुसार उसके पिता उस व्यक्ति को उस वर्ण में डालते थे और यहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। यहां तो ऐसा भी देखा गया है कि एक पिता के 4 पुत्र और चारों शूद्र हुए और कई बार चारों ब्राह्मण भी हुए और कई बार चारों चारों वर्णों में भी शामिल हुए, है ना। जो आज भी हमें देखने को मिलता है, एक पिता के अगर 4 पुत्र होते हैं, 2 पुत्र होते हैं, 3 पुत्र होते हैं, तो सब अपने अपने एप्टीट्यूड एटीट्यूड सबके अलग होते हैं, सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं। उस समय भी था, ठीक है। तो यहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, रैशनैलिटी नहीं थी और कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। ब्राह्मण अगर ज्ञान का संचालन कर रहा है, ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि ब्राह्मण जो है बहुत बड़ा महान हो गया। शूद्र भी उतना ही महान और उतना ही बड़ा माना जाता था, क्योंकि सबकी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी थी। जब हम वैदिक लिटरेचर को पढ़ेंगे, मेंस के कंटेक्स्ट में देखेंगे, तब मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपके दिमाग को खोल के रख देगी कि भाई इतनी अच्छी हमने व्यवस्था को कितना क्रिटिसाइज कर रहा है आज समाज, इतनी अच्छी व्यवस्था को हमने छोड़ कैसे दिया। हमें तो उस व्यवस्था में वापस जाने की जरूरत है। और जो डाइवोर्स का जो लगातार रेट बढ़ रहा है ना, उसका कारण भी यही है कि हमने ये वर्ण व्यवस्था जैसी शानदार व्यवस्था को छोड़ दिया है और आजकल जो शादियां हैं वो एक आकर्षण मात्र से हो रही हैं, या व्यक्ति एक दूसरे के फायदे के हिसाब से शादियां कर रहा है, जहां एटीट्यूड एप्टीट्यूड मिल ही नहीं रहे व्यक्तियों के। जब एटीट्यूड एप्टीट्यूड नहीं मिलेंगे तो निश्चित तौर पर कलेश होंगे ही, और कलेश देखने को मिल रहा है। अमेरिका जैसे समाज में, सो कॉल्ड अमेरिका कहें जिसको, है ना, विकसित कहते हैं हम जिसको, है ना, वहां डाइवोर्स का रेट 50% को क्रॉस कर गया है ना। तो आप देखिए कि ये क्यों हो रहा है। ठीक, खैर उस पर नहीं जाते हम लोग। तो हमने ये पूरी बात की प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की, है ना, हमने इसको देख लिया। अब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को आप ठीक से समझ गए होंगे, ये हमने देख लिया। तो लेक्चर जो है, मैं 42 मिनट के आसपास का मेरा लेक्चर हो चुका है। तो अब मैं यहां एक कोशिश कर रहा हूं कि एमसीक्यू जो है इसके साथ लेके चलूं, पर मुझे लगता है कि कई बार एमसीक्यू साथ लेने में लेक्चर की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। एमसीक्यू भी मेरे पास 50-60 एमसीक्यू हैं, तो ये भी हो सकता है कि मैं उनको साथ लेके चलूं, और ये भी हो सकता है कि उनका मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर बना के अलग से डालूं एमसीक्यू के नाम से। तो ये तो हो गई इसकी थ्योरी भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा की। इसका एमसीक्यू जो है वो एक अलग लेक्चर में लेके आ सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी होगा। जहां थ्योरी जो है 10-15 मिनट की होगी, वहां एमसीक्यू को हम एक साथ क्लब कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं, देखिए जल्दी से मैं एमसीक्यू को कवर करने की कोशिश करता हूं। बाकी आप मुझे सजेशन दीजिएगा कि आप एमसीक्यू को अलग चाहते हैं या इसी लेक्चर के साथ चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं एमसीक्यू को सॉल्व करना। ठीक है, तो पहला जो एमसीक्यू है वो है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। एक सेकंड, ये है ना, ऋग्वेद में कुल कुल कितने सूक्त होते हैं, कितने भजन होते हैं। कई किताबों में आपको ये भजन लिखा हुआ भी दिखेगा। ठीक है, हाँ? कई किताबों में आपको ये भजन लिखा हुआ ही दिखेगा, सूक्त। तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं, तो 1028। ठीक है, 1028। बहुत जल्दी जल्दी मैं करते चलूंगा, है ना। ठीक है, थ्योरी जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको समझा दी, और ये पीपीटी जो है आपको, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो सामवेद का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है? सामवेद। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। संगीत से संबंधित है सामवेद। फिर है आयुर्वेद के किस ग्रंथ में 600 से अधिक औषधियों का उल्लेख मिलता है? आयुर्वेद
आयुर्वेद कौन सा ग्रंथ है? क्या सुश्रुत है? नहीं, सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य चिकित्सा या प्लास्टिक सर्जरी या नेत्र विज्ञान से संबंधित है। अष्टांग संग्रह नहीं, ये भी आयुर्वेद से संबंधित है, बट इसमें इतनी अधिक औषधियों का उल्लेख नहीं मिलता है। ये मिलता है हमें चरक संहिता में। चरक संहिता में हमें 600 से अधिक औषधियों का उल्लेख मिलता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है। शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, शल्य चिकित्सा या सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? सुश्रुत। मैंने आपको याद कराया था, सा से सा याद रखिए, सुश्रुत शल्य चिकित्सा। ठीक। आर्यभट्ट द्वारा प्रस्तुत सूर्य केंद्रित सिद्धांत का मुख्य निष्कर्ष क्या था? अब देखिए प्रश्न में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि आर्यभट्ट द्वारा प्रस्तुत सूर्य सिद्धांत का केंद्रीय सिद्धांत क्या था। अभी यहां लिख देता कि वारामीर द्वारा प्रस्तुत सूर्य सिद्धांत का था क्या निष्कर्ष था, तो आंसर बदल जाता है ना। तो यहां आर्यभट्ट के हिसाब से पूछ रहा है, तो आर्यभट्ट ने अपने सूर्य सिद्धांत में क्या कहा था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसको याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन अद्वैत बात पे आधारित है? अद्वैत। अद्वैत तो सांख्य दर्शन के बारे में आपको बताया था मैंने, प्रकृति और पुरुष दो सत्ताओं को मानता है, द्वैतवादी दर्शन है, तो ये उस पर आधारित नहीं है। न्याय दर्शन जो है वो भी जो है अद्वैत पे आधारित नहीं है। यहां हमें वेदांत में जो है अद्वैतवाद की बात देखने को मिलती है। पाणिनि का अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, देखिए यह प्रश्न में एक और इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पाणिनि का अष्टाध्यायी, तो इसको याद रखिए, अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? पाणिनि से। और किससे संबंधित है? व्याकरण से। कौन सी? संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। ठीक है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो किस विषय पर आधारित है? चिकित्सा नहीं, राज्य और शासन, बिल्कुल सही, राज्य और शासन पर आधारित है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। बहरामीर ने किस प्रमुख खगोलीय शास्त्रीय ग्रंथ की रचना की? बहरामीर ने किसकी रचना की थी भाई? आर्यभट्ट ने, बहरामीर ने किसकी रचना की थी? सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। तो ये है सूर्य सिद्धांत। ठीक है, सूर्य सिद्धांत। ठीक, बहरामीर। त्रिदोष सिद्धांत के अनुसार शरीर के कौन कौन से तत्वों का संतुलन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है? त्रिदोष सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि वात, पित्त और कफ कहां है? वात, पित्त और कफ, आंसर बी, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक माना जाता है? किस वेद को शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक माना जाता है? शाम वेद, है ना। सी, इजी क्वेश्चन है। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह किसकी रचना है? चरक की? नहीं, चरक की कौन सी? चरक संहिता। सुश्रुत की? नहीं, सुश्रुत संहिता। जीवक की है? नहीं, जीवक की कोई रचना इंपॉर्टेंट हमें देखने को नहीं मिलती। फिर कौन बचा? बागभट्ट। तो बागभट्ट की रचना है कौन सी? अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? सर्जरी, यहां प्लास्टिक सर्जरी की बात होती है, उसका जनक कौन है? सुश्रुत, जिसने सुश्रुत संहिता लिखी। तो आंसर हो जाएगा बी, शल्य चिकित्सा। गणित में शून्य की अवधारणा किसने दी? तो गणित में शून्य की अवधारणा की बात करें तो शून्य की अवधारणा प्रथम बार हमें आर्यभट्ट देते हैं, लेकिन शून्य को संख्या के रूप में स्थापित करते हैं भास्कराचार्य, सॉरी ब्रह्मगुप्त, माफ कीजिएगा, ब्रह्मगुप्त। तो शून्य की अवधारणा किसने दी? आर्यभट्ट ने दी, लेकिन शून्य को संख्या के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित किया ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर केंद्रित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस राजनीति पर केंद्रित है? जैसे हमने अभी बात की पहले, तो शासन और युद्ध नीति या राजनीति इस पर केंद्रित है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। मैंने आपको बताया था नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? आंसर बी, भरत मुनि, नाट्य का शास्त्र के लेखक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय खगोल शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? खगोल शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? तो बहरामीर ने लिखा है क्या? हाँ, बहरामीर ने भी सूर्य सिद्धांत लिखा है। आर्यभट्ट ने लिखा है क्या? हाँ, आर्यभट्ट ने भी लिखा है। भास्कराचार्य ने लिखा है क्या? नहीं, उन्होंने नहीं लिखा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए और बी दोनों ने लिखा है सूर्य सिद्धांत। ठीक है,
पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? तो पाणिनि ने, मैंने आपको बताया था, पाणिनि का अष्टाध्यायी। पार्ट आंसर ए। पाणिनि द्वारा कौन सी रचना की गई है? अष्टाध्यायी, जो क्या है? व्याकरण से संबंधित है। वेदांगों का उद्देश्य क्या है? वेद के जो अंग है उनका उद्देश्य क्या है? वेद के अंगों का उद्देश्य क्या है? ज्योतिष और खगोल विज्ञान सीखना? नहीं, ये तो वेद नहीं कहते। वेदों की सही व्याख्या और अनुष्ठान, उसके लिए मार्गदर्शन देना? देखते हैं। चिकित्सा और औषधियों का वितरण? नहीं, ये भी वेदों में नहीं कहा गया। धर्म और दर्शन की शिक्षा देना? ये भी है। तो आंसर बी और सी, डी दोनों ही हो सकते हैं। वैसे तो वेद की सही व्याख्या करना और अनुष्ठानों के लिए मार्गदर्शन देना, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट हो सकता है वेदांगों में। ठीक है, वेद की सही व्याख्या, और हमने कहा था वेद के जो 6 अंग है उनके द्वारा वेदों की सही व्याख्या की जाती थी। किस दर्शन का मानना है कि प्रकृति और पुरुष अलग अलग है? किसने कहा था? सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन में माना गया है कि प्रकृति और पुरुष दो सत्यां हैं। ये द्वैतवादी दर्शन है। कौन सा दर्शन है? पार्ट बी, सांख्य दर्शन। ठीक है। चरक संहिता में मुख्य रूप से क्या वर्णित है? चरक संहिता में मुख्य रूप से क्या वर्णित है? शल्य चिकित्सा, औषधीय। चरक संहिता में क्या है? चरक संहिता किससे संबंधित है? शल्य चिकित्सा सुश्रुत से संबंधित है। औषधीय और चिकित्सिक वर्णन, शल्य चिकित्सा किससे संबंधित है? सुश्रुत से, सुश्रुत संहिता से। तांत्रिक और जादुई अनुष्ठान हमें कहां देखने को मिलते हैं? ये अथर्ववेद में देखने को मिलते हैं। अथर्ववेद। खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, ये बहरामीर से संबंधित है। ये यहां इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चरक संहिता किससे संबंधित हुई? आंसर है बी। ठीक है, बी पार्ट। सूर्य सिद्धांत में क्या मुख्य रूप से वर्णित है? ग्रहों की स्थिति। सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया था पृथ्वी, सूर्य, ग्रहों की स्थिति के बारे में सूर्य सिद्धांत बात करता है। तो आंसर हो जाएगा ए, ग्रहों की स्थिति से संबंधित है, जिसकी रचना किसने की है? आर्यभट्ट ने की है। वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? जिसे ब्रह्मा और आत्मा की चर्चा की गई है। वेदों के अंतिम भाग क्या कहलाते हैं? वेदांग। और वेदांग का संबंध किससे है? उपनिषद। तो उपनिषद जो है वो, जिसमें ब्रह्मा और आत्मा की चर्चा की गई है, वेदों के अंतिम भाग है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य को कितने अंगों में विभाजित किया गया है? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। सप्तांग सिद्धांत। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य को 7 भागों में विभाजित किया गया है। 7, आंसर हो जाएगा 7, सी। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का आधार क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का आधार क्या है? सृष्टि दो चीजों से मिलकर बनी है, प्रकृति और पुरुष। ये सांख्य दर्शन कहता है ना, द्वैतवादी दर्शन है, दो चीजों को मानता है। पुरुष और प्रकृति से मिलकर जो है सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, भारतीय खगोल शास्त्री बहरामीर ने किस विषय पर सबसे अधिक कार्य किया है? बरहामीर ने किस विषय पर कार्य किया है? बरहामीर चिकित्सा पे कार्य किया है? नहीं। दर्शन पे कार्य किया है? नहीं। ज्योतिष पे कार्य किया है? बताइए, सोचिए। ज्योतिष पे कार्य किया है, गणित पे कार्य किया है? बरहामीर ने सबसे ज्यादा कार्य किया है वो ज्योतिष पे कार्य किया है। ज्योतिष से संबंधित है। गणित, चिकित्सा और दर्शन तीनों से संबंधित नहीं है, ज्योतिष से संबंधित है। ठीक है। भारतीय शल्य चिकित्सा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। शल्य चिकित्सा जो है, प्लास्टिक सर्जरी या सर्जरी की हम जब बात करते हैं, सर्जरी का प्रमुख सोर्स जो है वो है सुश्रुत संहिता। आंसर बी। वेदों की सही उच्चारण और ध्वनि संबंधित शिक्षा किस वेदांग से मिलती है? तो वेदों का सही उच्चारण हो और सही ध्वनि आए, ये कहां से मिलती है हमें? कल्प, निरुक्त या व्याकरण से या शिक्षा से? तो हमें शिक्षा से जो है ना, ध्वनि के संबंध में शिक्षा बात करती है, जो आपको मैंने पहली स्लाइड में बताया था, है ना? तो इसको याद रखें। किस दर्शन में तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य की खोज की जाती है? तो मैंने आपको बताया था न्याय, सुप्रीम कोर्ट का मैंने एग्जांपल दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट किस चीज को मानता है? सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय को, न्याय दर्शन को मानता है ना, न्याय को मानता है, वो तर्क और प्रमाण को मानता है। तो तर्क और प्रमाण से क्या है? न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन में जो है हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, आंसर होगा ए। वेदांग दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? वेदांत, वेदांत का
तो वेदांत का प्रमुख जो सिद्धांत है वो योग है क्या, कर्मवाद है क्या? नहीं। अद्वैतवाद है क्या? बिल्कुल अद्वैतवाद। वेदांत जो बात करते हैं वो अद्वैत की बात करते हैं, वेदांत बात करते हैं अद्वैत की, दो सत्ता नहीं है, इसकी बात करते हैं वेदांत। प्राचीन भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत किस श्रेणी के ग्रंथ है? उपनिषद है क्या? नहीं। पुराण है क्या? नहीं। महाकाव्य है या नाट्य शास्त्र है? तो रामायण और महाभारत जो है महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं, महाकाव्य, याद रखिएगा, आंसर होगा सी। नाट्य शास्त्र के रचयिता जिन्होंने नाट्य शास्त्र, नृत्य और संगीत के सिद्धांतों का वर्णन किया, कौन है? कौन है नाट्य शास्त्र के? भरत मुनि, आंसर है ए, भरत मुनि। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में चीजों को बता सकता था, ऑप्शन को और एलोबरेट कर सकता था चीजें, बट क्या है, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा तेज चलने की कोशिश कर रहा हूं। और जो थ्योरी वाला पार्ट था उसको मैंने बहुत तेजी से आपको बताया, बहुत अच्छे से आपको बता दिया है ऑलरेडी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस प्रकार के शासन प्रबंधन का वर्णन किया गया है? तो राजतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें राजतंत्र की बात की गई है। राजतंत्र ही तो चलता था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था, है ना, वहां गणराज्य था ना, लोकतंत्र था ना, साम्राज्यवाद था। ठीक, इसको याद रखें। चरक संहिता में किस चिकित्सा पद्धति का वर्णन है? चरक संहिता में आयुर्वेद का वर्णन है, हमने बार बार बात की है, आयुर्वेदिक यज्ञ का वर्णन है, आंसर होगा डी। महर्षि पतंजलि के किस दर्शन को अपने योग सूत्र के माध्यम से व्यवस्थित किया? महर्षि पतंजलि ने किस दर्शन को अपने योग सूत्र के माध्यम से, तो महर्षि पतंजलि का कौन सा दर्शन है? योग दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने पृथ्वी की किस विशेषता की व्याख्या की? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने पृथ्वी की किस विशेषता के बारे में बताया? उन्होंने कहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, आंसर होगा सी, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। भास्कराचार्य ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? भास्कराचार्य, तो भास्कराचार्य जो थे उनका संबंध चिकित्सा से था? नहीं, इसको देख लीजिए, भास्कराचार्य का संबंध चिकित्सा से नहीं था, शल्य चिकित्सा से सुश्रुत संबंध थे, साहित्य से संबंधित भी नहीं थे ये। इन्होंने बीज गणित और त्रिकोणमिति में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया, है ना, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, बीज गणित और त्रिकोणमिति, भास्कराचार्य। किस ग्रंथ में त्रिदोष सिद्धांत, बात, पित्त और कफ का उल्लेख मिलता है? तो बात, कफ, पित्त और कफ का उल्लेख हमें कहां मिलता है? सुश्रुत संहिता में मिलता है क्या? नहीं, यहां नहीं मिलता है, यहां शल्य चिकित्सा की बात की गई है, ये हमें चरक संहिता में दिखाई देता है। चरक संहिता में हमें बात, त्रिदोष सिद्धांत दिखाई देता है, चरक संहिता, आंसर होगा बी। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अनडाउटली, आंसर होगा सी। वेदांग के अंतर्गत कल्प का मुख्य कार्य क्या है? वेदांग के अंतर्गत कल्प का मुख्य कार्य क्या है ना? कल्प किससे संबंधित है? मंत्रों के उच्चारण, यज्ञ और अनुष्ठानों से, ज्योतिष और ग्रहों की गति से, शब्दों की उत्पत्ति की व्याख्या से। किससे संबंधित है? मंत्रों के उच्चारण से संबंधित है? नहीं, है ना, यज्ञ और अनुष्ठानों के विधान से संबंधित है, आंसर है इसका बी। चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? रोगों का निदान करना, जीवन की दीर्घता और स्वस्थ जीवन को प्राप्त करना, मानसिक संतुलन को बनाए रखना, शल्य चिकित्सा की तकनीक का विकास करना। तो ये तो नहीं है भाई, ठीक है, मानसिक संतुलन को बनाए रखना ये भी जो है मोटिव नहीं है चरक संहिता का, आयुर्वेद का। तो रोगों का निदान करना निश्चित तौर पे ये तो मोटिव है, लेकिन जीवन दीर्घ हो और स्वस्थ जीवन प्राप्त हो लोगों को, ये जो ज्यादा है, ज्यादा बड़ा मोटिव है। तो आंसर होगा इसका बी, लेकिन ए भी गलत नहीं है, बट बी जो ज्यादा बड़ा मोटिव इसमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम बी की तरफ जाएंगे। भास्कराचार्य द्वारा रचित किताब लीलावती, देखिए ये थ्योरी में नहीं था, ये बुक याद रखिएगा। भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो भास्कराचार्य किससे संबंधित है? बीज गणित और अंक गणित से संबंधित है, तो निश्चित तौर पे जो लीलावती ग्रंथ होगा वो किससे संबंधित होगा? बीज गणित और अंक गणित से। तो ये तीनों चीजें याद रखिए, भास्कराचार्य, लीलावती और बीज गणित और अंक गणित, तीनों का आपस में कोरिलेशन है, कनेक्शन है। महाभारत में अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्रीमद् गीता के उपदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, गीता के उद्देश्य को देखते हैं क्या है। यज्ञ और कर्मकांड का महत्व, नहीं ये तो नहीं बताया। कर्म और धर्म की सही व्याख्या देखते हैं। युद्ध की नीति और राजनीति देखते हैं इसको। आध्यात्मिक ध्यान और समाधि की विधियां, ये भी नहीं बताई।
तो इन दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा लग रहा है आपको? देखिए, युद्ध की नीति और राजनीति की बात भी की थी कृष्ण ने, उसको हम भुला नहीं सकते, लेकिन कर्म और धर्म की सही व्याख्या इस पर ज्यादा बेस्ड है पूरी भगवत गीता। तो आंसर होगा इसका बी। न्याय दर्शन में अनुमान को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो न्याय दर्शन अनुमान की बात करता है, और अनुमान का मतलब क्या है? अपन कहते हैं ना अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमान का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो तो सामने दिख रहा है उसका क्या अनुमान लगाएंगे? अप्रत्यक्ष ज्ञान। हाँ, अप्रत्यक्ष ज्ञान का अनुमान लगाते हैं कि हम कहते हैं कि यार वहां धुआं उड़ रहा है, तो हम अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि शायद आग लगी होगी। तो अनुमान अप्रत्यक्ष ज्ञान का साधन है, अप्रत्यक्ष ज्ञान का साधन है। अगला देखिए, वेदों में किस वेद को तांत्रिक और जादुई अनुष्ठानों का ग्रंथ माना गया? तांत्रिक और जादुई अनुष्ठान कहां माने गए भाई? अथर्ववेद। मैंने आपको बताया था अथर्ववेद तांत्रिक और जादुई अनुष्ठानों से संबंधित है। सुश्रुत द्वारा वर्णित राइनोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी किस प्रकार की शल्य चिकित्सा है? राइनोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी किस प्रकार की? हड्डियों की चिकित्सा है? नहीं। नाक की पुनर्निर्माण है? नहीं। त्वचा? नहीं। ये है नेत्र चिकित्सा। तो सुश्रुत राइनोप्लास्टी की बात करी है वो नेत्र चिकित्सा से संबंधित है। ठीक। पाणिनि का अष्टाध्यायी किस प्रकार की भाषा विज्ञान के नियमों पर आधारित है? तो पाणिनि का जो है वो किस पर आधारित है? हम देखते हैं, ध्वनि विज्ञान पर आधारित है? नहीं। शब्द और रचना, शब्द रचना और व्याकरण पर आधारित है? हाँ, ये संभावना है। वाक्य विन्यास पर आधारित है? ये भी नहीं है। साहित्य और शैली अलंकार पर आधारित? नहीं। तो शब्द रचना और व्याकरण पर आधारित है पाणिनि का अष्टाध्यायी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में युद्ध और शांति नीति का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो युद्ध और शांति की जो नीति का सिद्धांत है वो सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है। अगला देखिए, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र में नक्षत्र विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? नक्षत्रों का अध्ययन, नक्षत्र विज्ञान की हम बात करते हैं तो किस संबंध में करते हैं? ज्योतिष भविष्यवाणी के संबंध में शायद, तारे और नक्षत्र के संबंध में, ग्रहों की गति के संबंध में, नक्षत्र का, और सूर्य और चंद्रमा की गति। तो सूर्य और चंद्रमा की गति से संबंधित तो नहीं होता नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्र में तो कई सारे ग्रह होते हैं। तो ग्रहों की गति से संबंधित है? नहीं, केवल ग्रहों की गति से संबंधित नहीं होता है। ज्योतिष भविष्यवाणी से संबंधित होता है नक्षत्र विज्ञान। तो ज्योतिष जो नक्षत्र विज्ञान है वो तारे और नक्षत्र की बातें भी करता है और ज्योतिष विज्ञान की भी बातें करता है। तो मेरे हिसाब से इसके जो आंसर है वो दोनों होने चाहिए। यहां किसी एक आंसर को चुन पाना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन फिर भी अगर हम जाना चाहें तो नक्षत्र सिद्धांत या नक्षत्र विज्ञान की बात करें तो वो हमें ज्योतिष भविष्यवाणी से संबंधित नजर आते हैं। ठीक। किस आयुर्वेदिक ग्रंथ में 600 से ज्यादा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 600 से ज्यादा औषधियों का वर्णन है? तो मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद की बात चरक संहिता में की गई है जहां 600 से ज्यादा औषधियों का वर्णन किया गया है। जल्दी से कर लेते हैं, 8-10 क्वेश्चन और बचे। शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? हमने बात कर ली, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। वेदांत दर्शन में अद्वैतवाद का क्या अर्थ है? अद्वैतवाद का क्या अर्थ है वेदांत दर्शन में? इसको देख लेते हैं। अद्वैत मतलब दो नहीं है, एक ही है। तो अद्वैत मतलब दो नहीं है, तो आत्मा और परमात्मा का एकत्व, ये जो है वेदांत दर्शन का अर्थ है। ठीक है। किस ग्रंथ में मोतियाबिंद की सर्जरी का वर्णन किया गया है? मोतियाबिंद की, तो आंखों से संबंधित जो सर्जरी है हमें सुश्रुत संहिता में देखने को मिलती है ना, जहां मोतियाबिंद की सर्जरी की बात की गई है। ठीक। किस भारतीय विद्वान ने लीलावती ग्रंथ की रचना की? लीलावती की रचना किसने की? मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने जो है लीलावती की रचना की। लीलावती, और लीलावती में किस चीज का वर्णन है? बीज गणित का और अंक गणित का, त्रिकोणमिति का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उपनिषदों में मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा की गई है? उपनिषदों में मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा की गई है? उपनिषद, शल्य चिकित्सा, तर्कशास्त्र, ब्रह्म और आत्मज्ञान और गणित का सिद्धांत। तो निश्चित तौर पर बहुत सरल सवाल है कि जो है ब्रह्म और आत्मज्ञान की चर्चा की गई है उपनिषद में, ब्रह्म और आत्मज्ञान की चर्चा की गई है ना। अगला सवाल देखते हैं, किस वेद और अनुष्ठान में, किस वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन है? यज्ञ और अनुष्ठान कहां है? यज्ञ और अनुष्ठान मिलेंगे आपको यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों की बात की गई है। ठीक है। न्याय दर्शन में अनुमान को क्या माना जाता है? अनुमान को
ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अप्रत्यक्ष ज्ञान का साधन माना जाता है। किस वेद में ऋषियों को ध्यान और साधना के अनुभवों का वर्णन मिलता है? किस वेद में ऋषियों के ध्यान और साधना के अनुभव, ध्यान और साधना के अनुभव कहां मिलेंगे? ध्यान और साधना के अनुभव हमें कहां देखने को मिलेंगे भाई? साम वेद में नहीं मिलेंगे, अथर्ववेद में नहीं मिलेंगे। हमें ऋषियों के ध्यान और साधना के जो अनुभव है वो हमें, ध्यान और साधना के अनुभव ये हमें यजुर्वेद या ऋग्वेद में देखने को मिलेंगे, या स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कहां देखने को मिलेंगे, है ना। ये इस तरीके के प्रश्न थोड़े से विवादित होते हैं, डिस्प्यूटेड होते हैं, क्योंकि इनके कोई एक आंसर नहीं होते। आप देखें, ध्यान और साधना के अनुभव आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिलते हैं और यजुर्वेद में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर यजुर्वेद में जो है बड़ी संख्या में जो है आपको ध्यान और साधना के अनुभव देखने को मिलेंगे, जहां ऋषि वशिष्ठ जैसे ऋषियों की बात होती है ना, जहां ऋषि वशिष्ठ एक बहुत महत्वपूर्ण ऋषि इसमें निकल के आते हैं। तो हम यहां जाएंगे आंसर सी की तरफ। प्राचीन भारतीय गणित में पाई के मूल्य को किसने पहली बार सही तरीके से व्यक्त किया? पाई के मूल्य को, पाई के मूल्य को पहली बार किसने सही तरीके से व्यक्त किया? ठीक है, देखिए इसका आंसर को देखिए। देखिए आंसर देखिए, एक मिनट, क्या है? प्राचीन भारतीय गणित में पाई के मूल्य को किसने पहली बार तरीके से व्यक्त किया? तो पाई के मूल्य को आधुनिक समय में बात करें तो आर्किमिडीज ने पाई का वैल्यू दी है, कितनी? 3.14। लेकिन पुराने समय में जो है पाई की वैल्यू आर्यभट्ट ने दी, आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू को व्यक्त किया था। ठीक है, किस भारतीय विद्वान ने सिद्धांत शिरोमणि लिखा, जिससे खगोल शास्त्र का वर्णन मिलता है? तो सिद्धांत शिरोमणि जो है वो आर्यभट्ट द्वारा नहीं लिखा गया है, वराहमिहिर द्वारा भी नहीं लिखा गया है, ब्रह्मगुप्त ने भी नहीं लिखा है, भास्कराचार्य द्वारा सिद्धांत शिरोमणि लिखा गया है, जिसमें खगोल शास्त्र का वर्णन हमें देखने को मिलता है। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर रहा हूं, है ना, एक बार थोड़ा। ठीक है, हाँ, भास्कराचार्य ने किया था, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था उसमें। ठीक है, भास्कराचार्य ने किया था। शिव और शक्ति के संबंध में कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण है? तो शिव और शक्ति के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देखिए, भगवत गीता को तो आप एलिमिनेट करेंगे कि शिव शक्ति की यहाँ कोई बात नहीं है, उपनिषद में भी बात नहीं है, ऋग्वेद में भी शिव शक्ति की बात नहीं होती है, तो बचा क्या? कई बार हमें आंसर नहीं आता, तो हमें यह पता होना चाहिए कि इनमें तो कम से कम बात नहीं की गई है, तब हम सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। तो इसका आंसर है तंत्र शास्त्र में हमें शिव और शक्ति के बारे में बात देखने को मिलती है ना। अभी ये क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, हो गए। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रीलिम्स भी ना एक ट्रिकी गेम होता है, ट्रिकी गेम होता है, एक गेम होता है, इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन को एक तरीका होता है। तो हम किसी क्लास में जब एमसीक्यू केवल डिस्कस करेंगे तो मैं आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके भी बताऊंगा, कैसे आप कम नॉलेज में, बिना नॉलेज की बात नहीं कर रहा, कम नॉलेज में भी उत्तर तक पहुंच सकते हैं, या उस क्वेश्चन से संबंधित नॉलेज ना होने के बाद भी अगर ऑप्शन से संबंधित नॉलेज है तब भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो उत्तर तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे किसी क्लास में, किसी दिन एमसीक्यू की क्लास में हम उसको विस्तार से डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये हमारी आज की डिस्कशन यहाँ खत्म होती है। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।